हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट फरवरी 2014 के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। नंबर 1, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। नंबर 2, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। नंबर 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। नंबर 4, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां खा लेते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही होंगे। तो हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, तो ये गलत है। पॉइंट 3 है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, तो ये सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां खा लेते हैं, तो ये भी सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे नहीं 2 से 4 घंटे आराम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ हमारा पॉइंट 1, 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ए, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। सी, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो हमें इसमें से बताना है कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो पॉइंट ए है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं, तो ये भी सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, तो ये भी सही है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो ये ऑप्शन डी गलत होगा। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला नहीं है, बिहार का जिला है। और यह लोग जो मधुबनी चित्रकला है, यह बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो ए, बी और सी 3 पॉइंट हमारे सही होंगे, जो कि हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। नंबर 1 शक्करखोरा, नंबर 2 कलचिड़ी, नंबर 3 कौवा या फिर नंबर 4 फाख्ता। तो कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, कौवा। शक्करखोरा अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? शक्करखोरा जो पंछी होते हैं वो अपने घोंसले झाड़ी या फिर छोटे जो पेड़ होते हैं उन पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। कलचिड़ी का घोंसला कैसा होता है? कलचिड़ी का घोंसला घास का बना होता है। और फाख्ता का घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बना होता है। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, कौवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 आंध्र प्रदेश या फिर नंबर 4 तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली जो गांव है वो नालगोंडा जिला है एक, उसमें स्थित है। और ये नालगोंडा जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। यहाँ बात की जा रही है कपड़े की बुनाई, तो पोचमपल्ली नाम की साड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। पॉइंट ए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। पॉइंट सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। पॉइंट डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो हमें यहाँ पर सही कथन चुनना है रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो ये गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, तो ये सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, तो ये पॉइंट भी सही है। तो पॉइंट ए, सी और डी सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। रेगिस्तानी ओक का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो रेगिस्तान ओक का वानस्पतिक नाम होगा एकेसिया कोरियासिया। एकासिया कोरियासिया।
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। पॉइंट ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। पॉइंट बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। पॉइंट सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। पॉइंट डी, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। तो अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है। यह रेगिस्तानी इलाके में है, सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, तो ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, सही है। अबू धाबी की मुद्रा दिनार नहीं होती है, दिरहम होती है, तो ये पॉइंट गलत होगा। तो पॉइंट ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, नंबर 1 बैंगनी और नीला, नंबर 2 हरा और पीला, नंबर 3 काला और सफेद, या फिर नंबर 4 लाल और संतरी। तो जो जानवर रात में जागते हैं और हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह है काला और सफेद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 घंटा है और इसको 3 पार्ट्स में बांटा है। तो इसका मतलब एक पार्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का ये, 2 घंटे का ये, 2 घंटे का है, तो यहाँ तक आते हुए वो 6 घंटे का होगा। तो यहाँ हमें बताना है ये जानवर एक्स और जानवर वाई कितने घंटे सोते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये एक पार्ट जब यहाँ पर 2 घंटे का है और यहाँ पर 2 पार्ट छायांकित हैं, तो यानी 2 और 2 4 घंटे। और यहाँ पर कितने पार्ट छायांकित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 दूनी 18, यानी कि 18 घंटे। जो चित्र 2 के जानवर हैं वो 4 घंटे और चित्र 3 के जानवर हैं वो 18 घंटे सोते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 3। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है। नंबर 1 ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। नंबर 2 ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। नंबर 3 ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। नंबर 4 ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर क्या है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इसका पानी इतना खारा होता है कि 1 लीटर में 300 ग्राम नमक बन सकता है और यह विश्व का सबसे निचला पॉइंट भी माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता का विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। नंबर 1 विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। नंबर 2 विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। नंबर 3 पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। नंबर 4 किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन कराना। तो यहाँ पर कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन को मंगाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा और सहपाठियों से कहा जाएगा कि उसके बारे में उन्हें जितनी भी जानकारी पता हो उसके बारे में सूचनाओं को अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। नंबर 1 विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। नंबर 2 विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। नंबर 3 विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। या फिर नंबर 4 किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। तो कौन सा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। जब विद्यार्थी समूह परियोजनाओं पर कार्य करेंगे तभी वो प्रदूषण के बारे में अधिक जागरूक होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है।
पॉइंट ए हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, पॉइंट बी गृह कार्य मूल्यांकन, पॉइंट सी परियोजना कार्य मूल्यांकन, पॉइंट डी मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बारे में पूछा है तो गृह कार्य मूल्यांकन और परियोजना कार्य मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं दे सकता। पॉइंट ए और डी सही होगा। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन होता है बच्चे स्वयं अपने हाथों से ही जो क्रियाकलाप करें, और मौखिक परीक्षा तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ए और डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? नंबर 1 पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, नंबर 2 मास्टरी लर्निंग पर, नंबर 3 विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, या फिर नंबर 4 समय का सदुपयोग। तो ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? नंबर 1 प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, नंबर 2 अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, नंबर 3 बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, या फिर नंबर 4 अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना। तो हमें बताना है भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना सही होता है। बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना यानी बिना शिक्षक को सूचित किए कहीं न जाना सही है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना ये भी सही है क्योंकि हम शैक्षणिक भ्रमण पर गए हैं, वो भी विज्ञान केंद्र को दिखाने, ठीक है। लेकिन अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना यह अप्रासंगिक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। नंबर 1 पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, नंबर 2 अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, नंबर 3 संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, या फिर नंबर 4 पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो बात हो रही है प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, तो अवसर वर्ड याद रखिए बहुत पॉजिटिव होता है। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, बच्चों को हम जितना अवसर देंगे उनका जो अधिगम होता है उतना ही प्रबल होता जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने के कारण क्या हैं? नंबर 1 विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि को विकसित करना, नंबर 2 विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, नंबर 3 मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, या फिर नंबर 4 विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। तो ईवीएस प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण होता है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। नंबर 1 यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, नंबर 2 पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, नंबर 3 विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, या फिर नंबर 4 विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने किन नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है नंबर 1 छात्रों को तेल के न्याय संग्रह के बारे में संवेदनशील बनाना, नंबर 2 छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, नंबर 3 वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, या फिर नंबर 4 पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए, उसके अंतर्गत जब कोई कथन दिया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? नंबर 1 विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, नंबर 2 शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए,
नंबर 3 प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर नंबर 4 कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग इसलिए किया जा सकता है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 1 विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। नंबर 2 अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नंबर 3 कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या फिर नंबर 4 स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। नंबर 1 वृक्षों पर नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। नंबर 2 प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3 बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। नंबर 4 वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाकर हम उनको वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील नहीं बना सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है नंबर 1 विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार लाना। नंबर 2 अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। नंबर 3 अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, या फिर नंबर 4 जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। बात हो रही है रोल प्ले आयोजित करने की, तो रोल प्ले में बच्चे सक्रिय भाग लेंगे। रोल प्ले होता है उसमें बच्चे स्वयं से क्रियाकलाप करते हैं, इसीलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है नंबर 1 शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। नंबर 2 पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। नंबर 3 विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, या फिर नंबर 4 विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो जब ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। नंबर 1 संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। नंबर 2 संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। नंबर 3 संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। नंबर 4 विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। देखिए विद्यार्थी जब भी कोई कार्य समूह परियोजनाओं में यानी कि आपस में समूह बनाकर करेंगे और सक्रियता से यानी उसमें उनकी भूमिका सक्रिय होगी, तभी उनका जो अधिगम होगा वो प्रभावी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। नंबर 1 असम, नंबर 2 हांगकांग, नंबर 3 ओडिशा, या फिर नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, हांगकांग। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए। नंबर 1 ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। नंबर 2 यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। नंबर 3 बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। नंबर 4 इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो हमें बताना है इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये सही है।
यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये गलत है। इसमें 8 बिंदु नहीं 6 बिंदु होते हैं। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, तो ये सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, तो ये भी सही है। तो पॉइंट 1, 3 और 4 हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। यह 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती है, या 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो हमें इसमें से सही कथन चुनना है। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, तो ये भी सही है। पॉइंट सी और पॉइंट डी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ए और बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। नंबर 1, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। नंबर 2, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। नंबर 3, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। नंबर 4, मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो हमें इसमें से सही कथन चुनना है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, तो ये गलत है। मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का। फिर लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये सही है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 नंबर हमारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, 2, 3 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए। ए, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। बी, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। सी, इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। डी, रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें इसमें से सही निष्कर्ष बताने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें दूरी और समय बताना है। तो अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में, तो यहाँ पर दिया है गांधीधाम से दूरी, ठीक है, और हमें बताना है अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी, ठीक है। यहाँ पर हमें गांधीधाम से नागरकोइल की दूरी 2649 दे रखी है और गांधीधाम से अहमदाबाद तक की दूरी 301 दे रखी है। तो अगर हम गांधीधाम से नागरकोइल की दूरी माइनस गांधीधाम से अहमदाबाद की दूरी को घटा देंगे, तो हमें अहमदाबाद से नागरकोइल तक की दूरी को, नागरकोइल की दूरी को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 2649 में से 301 घटा देंगे, 9 में से 1 गया 8, 4 का 4, 6 से 3 गया 3 और ये 2, 2348। ये होगा अहमदाबाद से नागरकोइल के बीच की दूरी 2348। तो ऑप्शन नंबर अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। तो पॉइंट ए यहाँ पर हमारा सही होगा। अब देखते हैं दूरी को रेलगाड़ी कितने मिनट में तय करती है, यानी कि हमें समय दिखाना है। तो हमें अहमदाबाद से नागरकोइल तक की दूरी का समय बताना है, ठीक है। तो अहमदाबाद से स्टेशन छोड़ने का समय होगा 11:50 और अहमदाबाद से नागरकोइल तक पहुंचने का समय होगा 4:45 सुबह। ये दोनों सुबह के टाइम है। यहाँ पर दिनांक को ध्यान में रखिए, 10 तारीख की सुबह 11:50 से 12 तारीख की सुबह 4:45 पर अहमदाबाद की गाड़ी नागरकोइल तक पहुँचती है, ठीक है। तो हम समय निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तारीख लिख लेते हैं, 10, ये 11 और ये 12। 10 तारीख की सुबह 11:50 से 11 तारीख की सुबह 11:50 तक का समय अगर हम जोड़े तो हो जाएगा 24 घंटे, ठीक है। अब 11 तारीख की सुबह के 11:50 से अगर हम रात के 11:50 तक का समय जोड़ें, 11 तारीख की सुबह क्या 11:50 और 11 तारीख की ही रात का 11:50, इतना समय जोड़े तो वो होगा 12 घंटे, ठीक है। अब 11:50 शाम के
उसी में अगर हम 10 मिनट जोड़ दें तो वो 12 बज जाएंगे, ठीक है। तो वो 10 मिनट हमने इसमें और ऐड कर दिए, तो अब हो गया 12। अब हमें 12 तारीख में अब हमारा टाइम आ गया, ठीक है। तो 12 तारीख को 4:45 तक का, 12 बजे से 4:45 तक का समय कितना होगा? 4 घंटे 45 मिनट। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 घंटे 45 मिनट। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 5 का 5, 4 और 1 5, ये हुआ 4, 5 6, 6 4 10, 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी यहाँ पर हुआ हमारा 40 घंटे 55 मिनट। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, 10 तारीख की सुबह 11:50 से 11 तारीख की सुबह 11:50 तक का समय हुआ 24 घंटे। फिर 11 तारीख की सुबह का 11:50 का समय उसी 11 तारीख के रात के 11:50 तक का होगा 12 घंटे। उसी 11:50 हुआ, अब इसी में अगर हम 10 मिनट और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 12 बज जाएंगे, ठीक है। तो वो 10 मिनट जोड़ दिए। अब 12 बजे से 4:45 जो कि 12 तारीख में लग जाते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये होंगे 4 घंटे 45 मिनट। तो इसी को बस जोड़ दिया तो आ गया 40 घंटे 55 मिनट, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बी में। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ठीक है। तो पॉइंट ए और बी हमारा सही होगा। चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं निकलती है, और ये भी गलत होगा, ठीक है। तो पॉइंट ए और बी हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? पॉइंट ए, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। पॉइंट बी, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। पॉइंट सी, यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। पॉइंट डी, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। पॉइंट ई, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो हमें बताने हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय सही है। पॉइंट बी, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया सही है। यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग ये गलत है। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, तो ये सही है। अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, तो ये गलत है। तो पॉइंट ए, बी और डी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। एक आरक्षित रेल टिकट में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो ए, बी और डी। तो ये थे 30 क्वेश्चंस ईवीएस के। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।